वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ डायोड। डायोड की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है करंट और वोल्टेज के बीच में, वो पढ़ेंगे। दूसरा स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है डायोड के, वो पढ़ेंगे। और स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है डायोड के लिए, वो एंड में कैलकुलेट करेंगे। और फिर उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ के। ग्राफ होगा आई वी और वी के बीच में, और हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि स्टैटिक रेजिस्टेंस डायोड के लिए क्या होता है और डायनेमिक रेजिस्टेंस के डायोड के लिए क्या होता है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम जो पढ़ेंगे करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ डायोड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारे पास पहला टॉपिक है हमारे पास करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ डायोड। तो हमारे पास I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में क्यू बी अपॉन में एन के टी माइनस वन। ये पहली इक्वेशन है जहाँ पे I जो होता है यानी I इज इक्वल्स टू डायोड करंट, यानी जो डायोड के क्रॉस करंट फ्लो करेगा वो डायोड करंट एम्पियर में होगा। आई नॉट जो है यहाँ से जो दिख रहा है ये आई नॉट, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये भी एम्पियर में होता है। क्यू जो होता है ऊपर से दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। वी क्यू वी जो होता है वो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है। वोल्टेज अक्रॉस डायोड है जो कि वोल्ट में होता है हमारे पास, राइट। इसमें भी दो कंडीशन होती है। वी की वैल्यू एक बार पॉजिटिव वी लेते हैं हम लोग, मतलब एक बार वी को हम लोग एक बार हम लोग पॉजिटिव वी लेते हैं जब व्हेन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है तब वी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और तब जब वी की वैल्यू नेगेटिव वी लेंगे तब जब व्हेन डायोड इन रिवर्स बाइस, जब डायोड हमारा कैसा होता है, रिवर्स बाइस होते हैं। एन की वैल्यू एक बार 1 होगी अगर हमारे पास जर्मेनियम डायोड होता है। एन की वैल्यू 2 होगी जब हमारे पास सिलिकॉन डायोड होगा। उसके बाद के जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। के जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू डिफाइंड है वो भी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होती है। टी टेम्परेचर होता है इन केल्विन। सिंपल बेसिक इक्वेशन लिखी, उसमें बताया एक एक टर्म की क्या क्या है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारे पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में वी अपॉन में एन वी टी माइनस वन। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस वन थी। दूसरी इक्वेशन बनी हमारे पास आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में वी अपॉन में एन वी टी माइनस वन, मतलब ऊपर वी जो टर्म दिख रही थी क्यू वी अपॉन में एन के टी जो दिख रहा था वो सब कहाँ गई। सिंपल सी बात है, वी टी इज इक्वल्स टू होता है के टी बाई में क्यू। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये जो होता है हमारे पास वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ
टेम्परेचर, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर वी इक्वल्स टू के टी बाय क्यू हो गया। अब अगर एट नॉर्मल टेम्परेचर देखूँ, एट नॉर्मल टेम्परेचर जिसका मतलब होता है 27 सेल्सियस डिग्री, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस में 227, तो यानी 300 केल्विन हो जाएगा, राइट। T की वैल्यू हो गई, T की वैल्यू 300 केल्विन। K जो होता है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। Q जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम होता है। अब ये सारी तीनों वैल्यू जो है इस वी टी वाले में पुट कर दो, तो वी टी इज इक्वल्स टू के टी बाई में क्यू, यानी के टी का मतलब हो गया 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में के टी इज द 300 केल्विन अपॉन में क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जो कि अप्रॉक्स कैलकुलेट करके आता है 26 मिली वोल्ट। ये हमारे पास वी टी यानी वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, ठीक। इसके बाद हमें पता है कि आई इज इक्वल्स टू होता है, अब अगर हमारा क्या है डायोड इन फॉरवर्ड वाइज्ड, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड होगा वो प्लस वी लेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में क्यू इंटू प्लस का वी अपॉन में एन के टी माइनस वन, फॉरवर्ड वाइज्ड है, इसका मतलब ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी वो एक से ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि जब एक से ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास अंत में जो बचेगा आई एफ इज इक्वल्स टू, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज्ड में है डायोड, तो यानी आई एफ, आई स्टैंड फॉर करंट इन फॉरवर्ड वाइज्ड, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में, जब ये वाला पोर्शन एक से ज़्यादा बड़ा है तो ये वाला अपने आप हट जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी, ये इक्वेशन बनी, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब साफ साफ ये हो रहा है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनकर आ रही है ये कहती है कि दिस इक्वेशन इज इंडिकेटिंग दैट दिस इक्वेशन इंडिकेटिंग दैट, ये इक्वेशन बता रही है कि जो करंट इन डायोड होती है, करंट इन डायोड is exponentially depend upon डायोड वोल्टेज, क्योंकि ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी आ रहा है आई एफ, तो यानी यहाँ से दिख रहा है कि ये जो करंट है ये एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ होगा वो आई और वी के बीच में वो इस तरीके से होगा एक्सपोनेंशियली, ये दिस का मतलब ये है यहाँ पर। और अगर हमारे पास डायोड सेकंड केस व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस, जब अगर रिवर्स बाइस होगा तो यानी वी जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है वो नेगेटिव वी हो जाएगा, तो यानी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में माइनस क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस वन आ रहा था, ठीक है, तो यानी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर गया तो माइनस, तो नीचे ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस वन। अब हमें पता है कि ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी वो एक से ज़्यादा बड़ा था, तो वन अपॉन में ई की पावर क्यू वी अपॉन में एन के टी वो लेस देन वन होगा, जब लेस देन वन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू अंदर इसकी इंटू करोगे तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, लेस देन वन है ना, तो यानी इसे अब आप आपको उसको हटा सकते हो, तो अंदर पहले आई नॉट इंटू में वन अपॉन में ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस में आई नॉट, अब ये वाला पोर्शन तो क्या है एक से छोटा हो गया, लेस देन छोटा गया, यानी कि इसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू यानी यहाँ पे आई आर होगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स बाइस की बात कर रहे हैं, तो आई आर इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया, इस करंट का मतलब हो गया कि दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, मतलब
ये वाला जो करंट है इसमें कहीं वोल्टेज टर्म नहीं आ रही है, सिर्फ करंट पे ही डिपेंड करे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है वोल्टेज की इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये जो करंट है ये डिपेंड अपॉन, दिस करंट इज डिपेंड अपॉन रिवर्स, आई नॉट का मतलब क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट पे ये डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये कहता है कि ये करंट कांस्टेंट रहता है, कितनी भी आप वोल्टेज चेंज करते रहो ये करंट जो होगा, दिस करंट इज कांस्टेंट, दिस करंट इज कांस्टेंट व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग। जब हम वोल्टेज को चेंज करते रहते हैं तो भी ये करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंपल इसने दो तरीके में बताया है कि फॉरवर्ड वाइज में इस करंट की वैल्यू क्या होगी और रिवर्स वाइज में इस करंट की क्या वैल्यू होगी। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में होते क्या हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। देखो, स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, स्टैटिक का मतलब होता है एक पॉइंट पर खड़े होके बताना कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, राइट। इस पॉइंट पे रहकर बताना कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब जो स्टेडी डीसी करंट फ्लो करता है डायोड में उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो व्हेन स्टेडी डीसी करंट फ्लो इन डायोड उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस, या प्रैक्टिकली देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज टू कांस्टेंट करंट, राइट। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा आर, कैपिटल आर, डीसी, क्योंकि क्या है स्टेडी डीसी करंट फ्लो करता है हमारे डायोड में। तो आर डी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी डी यानी डायोड वोल्टेज अपॉन में डायोड करंट। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। और अगर हमारे पास ये स्टैटिक रेजिस्टेंस एक आर एफ से डिनोट करते हैं, एक आर आर से डिनोट करते हैं। आर एफ का मतलब जब स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जब डायोड कैसा है फॉरवर्ड बाइज्ड है, और आर आर का मतलब जब एफ का मतलब फॉरवर्ड बाइज्ड, आर का मतलब रिवर्स बायस्ड, यानी कि स्टैटिक रेजिस्टेंस यानी आर डी सी की वैल्यू जब डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होगा तो उसमें हम लोग आर एफ यूज़ करेंगे, और जब डायोड रिवर्स बाइज्ड होगा तो उस टाइम पे हम लोग इसको आर आर से डिनोट करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला आर डी सी इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन में आई डी होता है। और सपोज करो ये एक सर्किट डायग्राम लिया हम लोगों ने, ये डायोड आर है और यहाँ पे वोल्टेज, इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड, डायोड है इसमें वोल्टेज अक्रॉस दी, वोल्टेज कैसी डीसी वोल्टेज, यानी कि डीसी वोल्टेज अक्रॉस डायोड, पहला भी गई है। दूसरा भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ के जरिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो ये आपका ग्राफ है, आई डी इन मिली एम्पियर और वी डी इन वोल्ट, ठीक। ये हम लोगों ने नॉर्मल सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये बी पॉइंट हो गया, ये वाला ए पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये सी पॉइंट है, सपोज करो -1 माइक्रो एम्पियर, दिस इज -10 वोल्ट, -5 वोल्ट, 5, 10 और 15।
सपोज करो 10 और 15 के बीच में 14 मिली एम्पेयर है इस पॉइंट पे, 10 और 5 के बीच में इस पे 6 मिली एम्पेयर है करंट। और इस पॉइंट पे सपोज करा हम लोगों ने 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, यानी इस पॉइंट पे ये 0.6 वोल्ट हो जाएगा और इस पॉइंट पे ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 वोल्ट। और ये 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक, अब हम लोग हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एट पॉइंट ए पे आरडीसी की वैल्यू क्या होगी, तो वी डी अपॉन में आई डी, नॉर्मल फॉर्मूला होता है आर डी सी इज इक्वल टू वी डी अपॉन में आई डी। अब इस वाले पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं ये ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है वी डी की वैल्यू, इस वाले पॉइंट पे ए वी डी की वैल्यू है 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट अपॉन में उस पॉइंट पे करंट कितना है 14 मिली एम्पियर, यानी 14 मिली एम्पियर, यानी 14 × 10⁻³ जिसको कैलकुलेट करके आया 50 ओम, 50 ओम आ गया। फिर ऐसी आर डी सी एट पॉइंट बी, ये ए पे था, ऐसे ही इस पॉइंट बी पे देखेंगे तो वी डी अपॉन में आई डी हो गया, वी डी अपॉन इस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग एट पॉइंट बी पे आर डी सी की वैल्यू, तो वी डी कितना है इस पे 0.6 है, अपॉन में 6 मिली एम्पर करंट इस टाइम पे, तो ये कैलकुलेट करके आया 100 ओम। इस तरीके से आर डी सी पॉइंट सी पे, इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे आर डी सी की वैल्यू क्या है, या इस पॉइंट पे आर डी सी की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे आप जैसे इस पे कैलकुलेट करेंगे तो वी कितना है -10 अपॉन में करंट कितना है -1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि -6 एम्पियर हो जाएगा। 1 × 10⁻⁶, मतलब वी डी अपॉन आई डी होता है, तो इस पॉइंट पे वी की वैल्यू कितनी है -10 अपॉन में इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है -1 माइक्रो एम्पियर, तो -1 × 10⁻⁶, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट करके 10⁻7 ओम आएगा इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है आर डी सी ये कम होता है, यानी घटता है। आर डी सी की वैल्यू मिनिमम होती है, वो भी ओम में होती है, जबकि अगर ये हमारे पास क्या होता है, और इस वैल्यू मतलब कि स्टैटिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, इज मिनिमम, यानी कि ओम में जब वो फॉरवर्ड वाइज्ड होता है, फॉरवर्ड वाइज्ड होगा तो स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, स्टैटिक रेजिस्टेंस वैल्यू इज मतलब कि इज हाई व्हेन इट इज रिवर्स वाइज, जब रिवर्स वाइज होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। जब रिवर्स वाइज होता है, दिख रहा है यहाँ से, जब ये दो पॉइंट थे किस में थे, ये फॉरवर्ड वाइज रीजन में है, फॉरवर्ड वाइज। हमने मतलब डायोड जब फॉरवर्ड वाइज था उस टाइम पे आरडीसी की वैल्यू कैलकुलेट करी तो क्या हो रही थी, घट रही थी, कम हो रही थी। पहले 50 आई फिर 100 आई, मतलब पहले 100 आ गई फिर 50 आ गई, यानी घट रही है इसमें आरडीसी की वैल्यू। और फिर जब हम लोगों ने ये रिवर्स वाइज रीजन होता है, दिस इज योर रिवर्स वाइज, इस रीजन में जब हम लोगों ने आरडीसी की वैल्यू कैलकुलेट करी तो 10⁻7 ओम आई, 10⁻7 ओम आई, तो यानी हाई आ रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड वाइज्ड होगा तब आरडीसी की वैल्यू यानी स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और जब रिवर्स वाइज्ड होगा डायोड तब उस टाइम पे आरडीसी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा आती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेगा ओम में आती है। तो इस ग्राफ का कंक्लूजन ये है कि फॉरवर्ड वाइज में आरडीसी की वैल्यू कम होती है यानी घटती है, और रिवर्स वाइज रीजन में आरडीसी की वैल्यू बढ़ती है यानी कि हमें इंक्रीजिंग मिलती है। इसका मतलब ये है, इस ग्राफ से कैलकुलेट करने का मतलब ये है। अब आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, जैसे स्टैटिक है वैसे अब डायनेमिक रेजिस्टेंस भी आएगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है, डायनेमिक यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यानी ए है बी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में क्या वैल्यू होगी। डायनेमिक मतलब होता है मूव करते रहना, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड
it is defined as ratio of rate of change of voltage यानी कि डेल्टा वी टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। मतलब कि सिंपल सी बात है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आर डी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर डी इज इक्वल्स टू चेंज इन वी अपॉन में चेंज इन करंट। चेंज इन का मतलब होता है डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1, यानी दो वोल्टेज का डिफरेंस चेंज इन वोल्टेज होगा। चेंज इन करंट का मतलब होगा I2 माइनस I1। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज बताता है, यानी V2 माइनस V1। इस डेल्टा का मतलब डेल्टा आई का मतलब I2 माइनस I1। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज डेल्टा वी टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी आर डी स्मॉल, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। डायनेमिक में कैपिटल आर यूज़ कर रहे थे, इसमें स्मॉल आर डी इज इक्वल्स टू यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डी के स्टैंड फॉर डायोड। तो आर डी इक्वल्स टू चेंज इन वी अपॉन में डेल्टा आई। सिंपल सा इसका एक बेसिक सा डायग्राम, डायोड और हम लोगों ने यहाँ पे ये ले रखा है डीसी वोल्टेज आपकी, और साथ में एसी वोल्टेज भी है यहाँ पे, यानी कि जैसे सिग्नल मान लिया 0.5 साइन ओमेगा टी और डीसी वोल्टेज 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा ये डायग्राम है विद डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज। तो ये चीज़ वो बताना जा रहा है इसमें। तो स्मॉल आर्टिकल्स टू चेंज इन वी, चेंज इन यानी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा मतलब होता है चेंज को डिनोट करता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 और डेल्टा आई का मतलब I2 माइनस I1 होता है। अब इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है जो हमारे पास इक्वेशन होती है आई एफ इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस 1। ये बेसिक इक्वेशन है, डायोड करंट इक्वेशन आई एफ है। आई एफ इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट टर्म आप लोगों ने 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वी, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली हम लोग 12th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि डिफ्रेंशिएट यानी डी, तो डी आई एफ अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में? वोल्टेज के, तो अपॉन में डी वी आ जाएगा। तो डी डिफ्रेंशिएट का मतलब डी से डिनोट करेंगे तो स्मॉल डी, यानी डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? वोल्टेज के, तो डी आई एफ अपॉन में डी वी हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन में डी वी ब्रैकेट में ये पूरा टर्म आई नॉट ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस 1 है। अब जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई नॉट तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू वी अपॉन में एन के टी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर ऑफ दिस, तो वो क्या हो जाता है? ई की पावर क्यू वी अपॉन में एन के टी। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए आई नॉट क्यू वी अपॉन में एन के टी, ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी ये बचेगा। तो डी आई एफ अपॉन में डी वी ये आएगा अभी तक। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग? डी आई एफ अपॉन में डी वी इज इक्वल्स टू हमें पता है क्यू अपॉन में एन के टी इंटू में आई नॉट इंटू में ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी, राइट। मतलब क्यू अपॉन में एन के टी इधर रखा, आई नॉट इंटू में ई की पावर में क्यू वी अपॉन में एन के टी, ये हमें पता है क्या होता है? डी आई एफ अपॉन में डी वी
ये करंट इक्वेशन किसके लिए होती है, जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में होते हैं, तो Q अपॉन में एन के टी इंटू में आई एफ लिख सकते हैं इसको। ये इक्वेशन हमें पता है, फॉरवर्ड बाइज्ड करंट इक्वेशन जब डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइज्ड होता है तो उस टाइम पे आई एफ की करंट की वैल्यू होती है, तो यानी आई यानी करंट फॉर द डायोड, जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइज में तो आई एफ हो गया ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल कर लें। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर लें इस इक्वेशन को हम लोग, रेसिप्रोकल दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को रेसिप्रोकल दिस इक्वेशन, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना। जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, इस वाली इक्वेशन को उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो यानी कि अब जो डी वी नीचे था ना, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना है, यानी जो डी वी नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो डी आई एफ है वो नीचे आ जाएगा, ऐसी। तो डी वी अपॉन में डी आई एफ इज इक्वल्स हो जाएगा एन के टी अपॉन में क्यू इंटू में आई एफ हो जाएगा, एन के टी। यानी हम लोगों ने क्या किया, इसको इक्वेशन को घुमा दिया, उल्टा कर दिया, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो डी वी अपॉन में डी आई एफ, अब नीचे क्या था, नीचे यहाँ पे क्या था, एन के टी था, ये वाला एन के टी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल करा है ना, तो एन के टी अपॉन में यानी बट्टे में ऊपर क्या था, क्यू आई एफ था, तो ये नीचे आ जाएगा क्यू आई एफ, ठीक है। ये रेसिप्रोकल करा हम लोगों ने। उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज पुटअप करी, एन के टी की वैल्यू, तो डी वी अपॉन में डी आई एफ, एन अगर हम लोग जर्मेनियम टाइप मान ले तो 1 इंटू में बोल्टजमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा, अपॉन में क्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू में आई एफ। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा डी वी अपॉन में डी आई एफ, यानी चेंज इन करंट अपॉन में चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट इज इक्वल्स टू, ये जो कैलकुलेट करके आता है वैल्यू, वो बैठेगी हमारे पास टोटली वैल्यू जो बैठेगी, जो अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें कैलसी से, तो ये वाली वैल्यू बैठने वाली है यहाँ पे, एक सेकेंड, डी वी अपॉन में डी आई एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू में के इज बोल्टजमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू में आई एफ। तो यानी कि ये हो जाएगा स्मॉल आर डी, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट, यानी स्मॉल आर डी से डिनोट करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्मॉल आर डी इज इक्वल्स टू, ये जो कैलकुलेट करके आता है 26 इंटू में एन अपॉन में आई एफ, जो कि मिली एम्पियर होता है। आर डी इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करेंगे तो आर डी इक्वल्स टू 26 इंटू में एन अपॉन में आई एफ इन मिली एम्पियर। तो यही हमारे पास क्या होती है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं आर एफ इज इक्वल्स टू 26 एन अपॉन में आई एफ, ये हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब हम लोग इसको फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल लेके देखें, सपोज करो आपके पास क्या है, उदाहरण के लिए जर्मेनियम टाइप डायोड है, यानी कि एन इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और उस टाइम पे हम लोगों को फॉरवर्ड वाइज करंट यानी आई एफ की वैल्यू 13 मिली एम्पियर दे रखी है, और हमें निकालना है डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी कि आर एफ निकालना है। हमें पता है लास्ट जो फॉर्मूला बैठा था वो था आर एफ इज इक्वल्स टू 26 इंटू एन अपॉन में आई एफ था, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आया था, यानी आर एफ इज इक्वल्स टू 26 एन अपॉन में आई एफ, यानी कि हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है 26 इंटू में यानी गुणा में एन अपॉन में आई एफ, 26 इंटू में जर्मेनियम बेस्ड डायोड है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन में फॉरवर्ड वाइज करंट 13 मिली एम्पेयर, 13 इंटू 10⁻³ यानी कि इस टाइम पे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी आर एफ की वैल्यू आएगी वो आएगा 2 ओम। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन फॉर द डायोड कि क्या होती है, और जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो उस टाइम पे क्या होगी वैल्यू
करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, या जब डायोड रिवर्स बाइज होगा तो तब क्या रिलेशनशिप होगी, या स्टैटिक या डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो थैंक यू सो मच क्लास।